सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आपकी पढ़ाई जो है धांसू तरीके से चल रही होगी, एकदम मजेदार तरीके से चल रही होगी। कल का हमारा सेशन हुआ, बहुत ही जबरदस्त सेशन था। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पार्ट के पहले लेक्चर की, फर्स्ट लेक्चर मतलब सेकंड लेक्चर की। तो यहाँ पर हमारे लेखक जो हैं, हमारे ऑथर जो हैं वो हैं महात्मा गांधी। ठीक है, ये हमारे इस पार्ट के लेखक हैं। और कल मैंने बताया था कि 1915 से लेकर के 1948 तक 48 तक गांधी जी बहुत ही सक्रिय रहे थे भारतीय राजनीति के अंदर और स्वतंत्रता संग्राम में। साथ ही साथ उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी माय एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, उसमें से इस भाग को लिया गया है। साइलेंट फीचर्स क्या हैं इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के, यानी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं की जाती। बात की जानी चाहिए लेकिन उन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा बात होती नहीं है। किस संदर्भ में? तो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में, भारतीय सभ्यता के बारे में। और कल्चर का मतलब हो सकता है परंपरा, कह सकते हैं। भारतीय सभ्यता और परंपरा के बारे में क्या यहां पर चर्चा होनी चाहिए, ठीक है क्या। नेक्स्ट यहां पर आता है, इसमें हम और क्या बात करेंगे, फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कि जो हमारा फाउंडेशन है, फाउंडेशन क्या कहते हैं कि भारतीय सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की जो नींव है वो नींव बहुत ही मजबूत है। कंडक्ट एडिट टू मॉरलिटी, और किस तरीके से मॉरलिटी यानी कि नैतिकता से संबंधित जीवन जीने के विषय में यहाँ पर गांधी जी बात करते हैं कि भाई वस्तुनिष्ठ जो संसार है, भौतिकवादी जो संसार है, उसका उतना महत्व नहीं है जितना नैतिकता के साथ यानी कि मॉरलिटी के साथ जीवन जीने में जितना है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के विषय में यानी कि पश्चिमी सभ्यता के विषय में भी यहाँ गांधी जी बात करेंगे कि पश्चिमी सभ्यता और हमारी सभ्यता में क्या अंतर है, या पश्चिमी सभ्यता से हमें जो अच्छी चीजें सीखने को मिले वो तो सीखनी ही चाहिए, लेकिन ऐसी चीजें जो हमारी परंपरा के अनुकूल नहीं है, उससे प्रतिकूल है, उसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए। बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ मटेरियलिटी, मटेरियलिटी का मतलब है कि भाई भौतिकवादिता या वस्तुवादिता भी कह सकते हो, भौतिकता का त्याग करना चाहिए। एंड इंक्रीज ऑफ वांट्स, क्योंकि मटेरियलिटी जो है वो क्या करती है, हमारी इच्छाओं की में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर देती है। यानी कि मैंने कल आपको बहुत अच्छे से इसको समझाया कि अगर मैं 50 घर के गज में रह रहा हूं तो 50 गज से 80, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000 तो जितना बड़ा घर होता जाएगा और उससे बड़े घर की लालसा पैदा होने लगेगी। इंडियन सिविलाइजेशन हैज नो पैरेलल इन वर्ल्ड, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन की बराबरी करने वाला इस संसार में, इस दुनिया में और कोई नहीं है जो इंडियन सिविलाइजेशन की बराबरी कर सके। हमारे चैप्टर का नाम याद रखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, राइट। तो हम लोगों ने जब सैटरडे को डिस्कस किया था कि भाई हमारे किस तरह के प्रश्न बनने हैं, तो दो प्रश्नों के लिए हमारी पहली लाइन बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला प्रश्न जब आपसे बहुवैकल्पिक प्रश्नों के रूप में पूछ लिया जाए कि इस चैप्टर के लेखक कौन है या इस लेखक के द्वारा कौन सा पार्ट लिखा गया है, तो दोनों तरीके से प्रश्न बन सकता है कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के लेखक कौन है। एक प्रश्न ये बन सकता है, एक प्रश्न ये बन सकता है कि महात्मा गांधी जी ने निम्न में से कौन से चैप्टर को लिखा है या उसके लेखक जो है महात्मा गांधी है। इस तरीके से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने देखा था कि 6 तरह के प्रश्न आएंगे, जिसमें से 3 तरह के प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। उसमें एक तरफ लिस्ट रहेगी चैप्टर नेम की और दूसरी तरफ लिस्ट रहेगी किसकी, राइटर्स की या ऑथर्स की। तो हमें मैच द फॉलोइंग करते हुए हमें बनाना पड़ेगा कि भैया कौन सा चैप्टर किसने लिखा है। तो अपन अगर देखें हमारे मतलब बिहार बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि हमें हर पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम पता होना चाहिए। मोहनदास करमचंद गांधी, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। इसमें से करमचंद गांधी जो है वो उनके पिताजी का नाम है, ठीक है, जिनका जन्म 1869 ऑफ 2 अक्टूबर को हुआ था और उनका निधन 30 ऑफ जनवरी 1948 को हुआ था। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 2/10 और यहाँ आप लिख सकते हैं 30/1, है ना, ताकि आपको एग्जैक्टली तारीख भी ध्यान रहे। सही तरीके से हम तारीख भी यहाँ पर लिख सकते हैं, बोलो हाँ कि ना। चलिए, पॉपुलरली नोन एज बापू, जिन्हें मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो उन्हें बापू के नाम से जाना जाता है या फिर उन्हें द फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है।
कई लोग कहते हैं वो फादर ऑफ द नेशन है, कई लोग कहते हैं फादर ऑफ द नेशन नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उन्हें फादर ऑफ द नेशन की उपाधि कभी किसी के द्वारा दी नहीं गई, उन्हें बस फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, फादर ऑफ द नेशन वो है नहीं, है ना। इस तरीके की बात सुनने को मिलती है। वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर, यानी कि ज्यादा अगर हम उनका देखें तो वो एक धार्मिक, वैसे स्पिरिचुअल का मतलब धार्मिक शब्द नहीं होगा यहाँ पर, आध्यात्मिक गुरु या आध्यात्मिक लीडर। लीडर का मतलब नेतृत्व करने वाला, नेता जिसको बोलते हैं, नेतृत्व करने वाला, ठीक है। तो नेतृत्व करने वाले हैं किस तौर पर? आध्यात्मिक तौर पर, यानी आध्यात्मिकता जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, उसमें वो क्या करे, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों का नेतृत्व किया है देन अ पॉलिटिशियन, यानी कि वो अपने आप को एक राजनीतिज्ञ नहीं मानते थे। पॉलिटिशियन का मतलब क्या होता है? राजनीतिज्ञ। वो अपने आप को राजनीतिज्ञ नहीं मानते थे, राजनीति करने वाले नहीं मानते थे, बल्कि अपने आप उनको किस रूप में ज्यादा जाना जाता था? आध्यात्मिक नेता के रूप में ज्यादा जाना जाता था। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, उन्होंने अहिंसा और सत्य का बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग किया, सत्य और अहिंसा के जरिए, और इन दोनों ही चीजों को उन्होंने अपना मुख्य हथियार बनाया, चीफ वेपन बनाया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जो ब्रिटिश रूल चल रहा था उसके विरुद्ध, अगेंस्ट का मतलब क्या है? उसके विरुद्ध, उसके विपरीत में भारत में, एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और उन्होंने भारत की मदद की, भारतीयों की मदद की कि वह इंडिपेंडेंस को अचीव कर सके, यानी कि स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके, उन्हें स्वतंत्रता हासिल हो सके। फ्रॉम 1950 टिल 1948, 1915 से लेकर के 1948 का जो समय था, 1915 से पहले गांधी जी भारत में नहीं थे, 1915 के बाद गांधी जी वापस भारत आए थे, और 1915 से ही उन्होंने सक्रिय रूप से जो अंग्रेज है उनके खिलाफ कार्य करना शुरू कर दिया था, उनके खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। 1948 के अंदर जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक ये चलता रहा। ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, उन्होंने पूरी तरीके से अपना प्रभुत्व, डोमिनेट करना मतलब किसी पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेना, किसी चीज को पूरी तरीके से कब्जे में लेना, या किसी चीज पर किसी चीज को अत्यधिक प्रभावित करना, यानी कि बहुत ज्यादा किसी चीज को इन्फ्लुएंस करने को हम कहेंगे कि वो डोमिनेट करते थे इंडियन पॉलिटिक्स को, यानी कि भारतीय राजनीति पर उनका बहुत ज्यादा, या कहते हैं बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ता था। उसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फेनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, एक कट्टरवादी के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा जो है, जिस आत्मकथा का नाम है माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, इसमें उन्होंने अपने जीवन की, देखो एक क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करता है, अच्छे भी करता है, बुरे भी करता है, सही भी करता है, गलत भी करता है, नैतिक भी करता है, अनैतिक भी करता है। तो यहाँ पर गांधी जी इस किताब में अपनी सारी बातों को खुल करके रखते हैं। अगर उन्होंने कोई चोरी की है तो उस चोरी की बात को खुल के रखेंगे, अगर उन्होंने कहीं कोई गलती की है कि मुझे पता था कि ये करना गलत है लेकिन फिर भी मैंने ये किया, तो माय एक्सपीरियंस विद ट्रुथ के अंदर आप गांधी जी को बिल्कुल इनसाइड आउट देखते हैं कि वो आपसे कुछ भी नहीं छुपाते कि भाई मैं ऐसा हूं और ऐसा हूं, ये मैंने किया है, ठीक है। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे जो लेख हैं, न्यूमरस का मतलब होता है अनेकों, अनेकों जो गांधी जी के लेख हैं, दैट ही रोट, जो उन्होंने लिखा था फॉर यंग इंडिया के लिए, एंड द स्पीचेस, और जो उन्होंने भाषण दिए थे, स्पीचेस का मतलब क्या होता है? जो उन्होंने भाषण दिए थे, दैट ही डिलीवर्ड का मतलब होता है देना, भाषण देना, ऑन डिफरेंट अकेजन्स, कई अन्य अवसरों पर, अकेजन्स के लिए क्या शब्द आता है? अवसर। तो कई अवसरों पर उन्होंने जो भाषण दिए, रिवील हिम नॉट ओनली एज अ ओरिजिनल थिंकर, वह ये सारी चीजें ये दर्शाती है। रिवील का मतलब होता है दर्शाना, यहां पर दर्शाने के अर्थ में। वैसे रिवील का मतलब होता है रहस्योद्घाटन करना, किसी रहस्य को खोल देना, रिवील कर देना, लेकिन यहाँ पर केवल दर्शाने के अर्थ में है। और इससे हमें ये दर्शाने को मिलता है कि वे ना केवल एक ओरिजिनल थिंकर, यानी कि वास्तविक विचारक थे, है ना, थिंकर को क्या बोलते हैं हिंदी में? विचारक। ना केवल वे एक वास्तविक विचारक थे, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ कास्ट इडियोमैटिक इंग्लिश, और बल्कि वे मास्टर ऑफ चेस्ट, बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, यानी शुद्ध, और आइडियोमेटिक यानी कि सहज अंग्रेजी के वे बहुत ही मास्टर भी थे, यानी कि ना केवल भारतीय परंपरा और इन चीज़ों की जानकारी रखते थे, बल्कि
अंग्रेजों की जो परंपराएं हैं उसके बारे में भी उनकी काफी अच्छी जानकारी थी और अंग्रेजी भाषा पर भी उनका बहुत अच्छा कंट्रोल था, बहुत वो अच्छी तरीके से उसे कंट्रोल करते थे। अब इसमें से मेन बातें जो हैं, गांधी जी कब आए भारत, 1915 में आए, उनकी मृत्यु कब हुई, 1948 में हुई। ये कुछ एक पॉइंट जो है, डेटाबेस पॉइंट जो है, टेक्सचुअल पॉइंट जो है, वो थोड़े से गांधी जी के विषय में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बाकी चीज़ों को आपको हाईलाइट करने की या बहुत ज़्यादा याद करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, आगे जो आपको भाग मिलने वाला है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि गांधी जी यहां पर बात करते हैं मजबूत, साउंड का मतलब यहां ध्वनि नहीं है, मजबूत नींव की। ठीक है, तो गांधी जी बताते हैं, गांधी जी बात करते हैं कि भारतीय जो सिविलाइजेशन है, इंडियन जो सिविलाइजेशन है, उसकी नींव कितनी मजबूत है, विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो अभी तक भी स्थिर तौर पर पूरी, कहते हैं ना, जान लगा करके बिल्कुल सही से खड़ी है। पैसेज ऑफ टाइम, इतना समय बीत जाने पर भी, ये कालांश बीत जाने पर भी। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मॉरल बीइंग। तो वेस्टर्न कल्चर जो है, यानी कि पश्चिमी सभ्यता जो है, जिसकी प्रवृत्ति, जिसकी टेंडेंसी, जिसका नेचर ऐसा है, तो जो हम वेस्टर्न कल्चर देखेंगे, वेस्टर्न कल्चर का नेचर कैसा है कि ज्यादातर वस्तुवाद, यानी वस्तुओं के पीछे ज्यादा भागने वाले लोग वहां पर दिखाई देते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है जो कि प्रिविलेज देता है, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष महत्व देना। वैसे तो प्रिविलेज का मतलब विशेष अधिकार होता है, लेकिन यहां पर उसका अर्थ विशेष महत्व हो जाएगा मटेरियलिटी का, यानी वस्तुवाद का, कि भैया अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे से अच्छी घड़ी पहननी, अच्छे से अच्छे घर में रहना है। कैन नॉट मैच, वह मैच नहीं हो सकता, यानी उन दोनों में बराबरी नहीं की जा सकती इंडियन सिविलाइजेशन में, जो कि एलिवेट करता है। एलिवेट करता है मतलब बढ़ाता है, प्रोत्साहित करता है, लोगों को वह पढ़ने के लिए प्रेरित करता है या सीखने जानने के लिए प्रेरित करता है। मॉरल बीइंग, यानी कि कैसे एक नैतिक जीवन जिया जाता है, या नैतिक जीवन जीते हुए कैसे अच्छा जीवन जिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट था जो हमारे चैप्टर में भी है। अगर आप लोग एक बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो मुझे लगता है आपके हाथ में आपकी बुक जरूर होनी चाहिए, ताकि किताब को भी आप साथ के साथ पढ़ते चलें। हालांकि आपके पास किताब नहीं है तो ये किताब का ही पूरा का पूरा एज इट इज है, वर्ड टू वर्ड किताब में से ही लिया गया, लेकिन फिर भी अगर आपके पास बुक रहती है तो आपको कोई वर्ड अगर इंपॉर्टेंट लगता है आप अंडरलाइन कर सकते हो, आप साइड में उसके वर्ड मीनिंग लिख सकते हो, है ना। अब देखो, मेरा जो नोट्स बनाने का तरीका है वो मैं थोड़ा सा एक बार आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मेरे पास कोई नॉर्मल बुक है क्या? चलिए, मेरी संस्कृत की एक बुक है, इसको देख लेते हैं। संस्कृत की बुक तो आप लोग डर जाओगे संस्कृत की बुक से, तो चलो मैं डायरी ले लेता हूँ मेरी। जस्ट 1 सेकेंड गाइस, है ना। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी एक बुक है, ओके, ये बुक है। अब इस बुक में यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे बुक के ऊपर की तरफ, साइड की तरफ और नीचे की तरफ जगह छूटी हुई रहती है। तो आपको जिस भी वर्ड का मीनिंग लिखना है, उस वर्ड का मीनिंग लिखने के लिए इस पेज के वर्ड मीनिंग इसी पेज पर लिखने के लिए आप इस साइड की जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा पेज है, 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ मेरी किताब का पेज है। अब जैसे कि मेरे को यहाँ पर बिलीव शब्द का अर्थ लिखना है, तो मैं ये बिलीव पर केवल नंबर 1 डाल दूंगा, फिर आगे पढ़ूंगा दैट द सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन पे डालूंगा नंबर 2, इंडिया हैज इवॉल्व्ड, इवॉल्व्ड पर डालूंगा नंबर 3। मतलब मुझे जिस वर्ड का मीनिंग नहीं पता उस पर मैं नंबर डाल के बढ़ जाऊंगा। गोला नहीं लगा सकते तो 1 2 3 4 ही लिख लो। बीटन नंबर 4, नथिंग नंबर 5, इक्वल नंबर 6, सीड्स नंबर 7, स्वॉन नंबर 8, एंसेक्टर्स नंबर 9 है, रोम वेंट, ग्रीस वेंट, सेम फेट, फेट नंबर 10। ऐसे आगे से आगे, आगे से आगे, जहां जहां जिस जिस वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं पता उसका मीनिंग लिखता चलूंगा। जब पेज खत्म हो जाएगा तब एक एक शब्द का अर्थ ढूंढूंगा। बिलीव का मतलब है, अब यहाँ पे ऊपर मेरे पास जगह है ना किताब में भी, तो यहाँ नंबर 1 डाल के छोटा सा लिख लूंगा विश्वास, फिर डालूंगा इसके नीचे नंबर 2 सिविलाइजेशन, सभ्यता, फिर डालूंगा नंबर 3 क्या है भैया, इवॉल्व्ड, विकसित। नंबर 5 आ जाओ, सॉरी नंबर 4 आ जाओ, बीटन। यहां पर बीटन मारने के अर्थ में नहीं है, हराने के अर्थ में।
हारने के अर्थ में, हारना। अब यहां पर मेरा टेक्स्ट आ गया, मेरे पास जगह खत्म हो गई, तो कोई बात नहीं, मैं इसके जस्ट 5 में नंबर 5 यहाँ डाल दूंगा, ठीक है। फिर यहां लिखूंगा, फिर यहां लिखूंगा, फिर यहां लिखूंगा, फिर यहां लिखूंगा, फिर साइड में जगह मिलेगी तो लंबा लिख लूंगा, फिर अगर वहां से भी जगह नहीं तो कॉपी के बुक के नीचे की तरफ जो जगह है वहां लिखूंगा, ठीक है। फिर अगर मेरे को लगता है कोई और वर्ड बचा है तो कोशिश करूंगा कि बीच में लिखूं, लेकिन जिस वर्ड का मीनिंग हम देख रहे हैं उस वर्ड का मीनिंग उसी पेज पर लिखा हुआ होना चाहिए। बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, प्रैक्टिस करने में भी थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है, आप जितनी बार बुक खोलोगे, जितनी बार चैप्टर को पढ़ोगे, उतनी बार आपको वर्ड मीनिंग अलग से नहीं देखने पड़ेंगे। आप जो बोलते हो ना सर चैप्टर आप समझाते हो तब तो समझ में आ जाता है, लेकिन हम पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं तो पूरा हिंदी में समझा देता हूं तो एक बार में समझ में आ जाता है, लेकिन आप जब खुद पढ़ते हो तब तो हिंदी ट्रांसलेशन करने वाला वहां कोई है ही नहीं, आपके सामने पूरा चैप्टर इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। इंग्लिश में एक बार मैंने आपको एक बार में 150 वर्ड्स के मीनिंग बता दिए और एक बार में आपने 150 वर्ड के मीनिंग याद कर लिए। इतने विद्वान आप भी नहीं हो भाई, इतना मास्टर टीचर मैं भी नहीं हूं कि भाई मैं चैप्टर का भाव, वर्ड मीनिंग जो है वो सारे के सारे एक बार में वन शॉट में आपको याद करा दूं। नॉट पॉसिबल, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इम्प्रैक्टिकल बात होगी अगर मैं ऐसा कहूंगा तो, है ना। प्रैक्टिकल बात नहीं है। प्रैक्टिकल बात क्या है कि आपको स्वयं से अभ्यास करना पड़ेगा और उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है इधर उधर भागना छोड़ो, अपनी किताब को आधार बनाओ। अपनी किताब में जहां जो वर्ड लिखा हुआ है उसका आपको लिख लेना चाहिए वर्ड मीनिंग। बोलो हाँ कि ना। सही है कि नहीं है? आइडिया समझ में आया कि नहीं आया? बोलो फटाफट, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए पैराग्राफ शुरू करते हैं। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बीटन इन द वर्ल्ड। मेरा ये मानना है, यानी कि हम जो भी बात करेंगे गांधी जी बन के करेंगे, गांधी जी के पर्सपेक्टिव से करेंगे। गांधी जी क्या कहते हैं? तो गांधी जी कहते हैं मेरा ये मानना है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो विकसित हुई है और इसलिए विकसित नहीं हुई है कि उसे संसार के द्वारा हराया जाए या संसार में उसे हराया जाए। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। कोई भी ऐसी चीज, नथिंग का मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है दुनिया में जो कि इक्वल हो। इक्वल यानी कि समान या बराबर हो। किसके समान? उन बीजों के समान, उन बीजों के समान जो हमारे पूर्वजों ने बोए हैं। ठीक है, तो जो हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोए हैं संस्कार के, संस्कृति के, उसके समान कुछ भी नहीं है जो भी हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार के बीज बोए हैं। रोम वेंट, जैसा कि कल मैंने कहा था ना, मिस्र रोमा सब मिटे जहां से, लेकिन अब तक है बाकी नामो निशा हमारा। तो वही बात यहां गांधी जी कह रहे हैं। रोम चला गया, ग्रीस शेयर द सेम फेट। ग्रीस का भाग्य भी वैसा ही हुआ। फेट का मतलब क्या है? भाग्य, यानी कि रोम तो चला गया और ग्रीस के भाग्य में भी ग्रीस की सभ्यता और संस्कृति का जाना ही आया। द नाइट ऑफ फेरोज। फेरो किसको कहा जाता है? मिस्र देश के जो राजा होते हैं उन राजा लोगों को फेरो कहा जाता है। तो मिस्र देश के जो राजा हैं उनकी जो सुखद रात्रि थी, यानी कि रात जो थी, यानी कि सुखद रात्रि, यानी कि उनका जो समय था, उनकी जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, समय के साथ वो भी चली गई। वॉज ब्रोकन, यानी कि उनकी नाइट जो है फेरोज की वो भी टूट गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज। जापान का पूरी तरीके से पश्चिमीकरण हो गया। पश्चिमीकरण होने का मतलब जापान अपनी मूल सभ्यता, मूल संस्कृति को छोड़ करके पूरा पश्चिमी विचारधारा में बह चुका है, पूरा पश्चिमी विचारधारा से घिर चुका है। आप समुराय वाली मूवीज देखो, जैपनीज समुराय वाली मूवी होती है ना, उसमें वो अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, उनकी जीवन शैली अलग होती है, उनका रहना उठना बैठना खाना पीना सब अलग होता है। आज के समय के जापान के वीडियो देखो, हर व्यक्ति वही सूट बूट पहन करके ऑफिस जा रहा है, ऑफिस जाके काम कर रहा है। 8 घंटे की नौकरी है, 10 घंटे 12 घंटे नौकरी कर रहा है, वापस घर आ रहा है, आके नहा रहा है, धो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, सुबह बिना नहाए ऑफिस जा रहा है। जापान का कल्चर ऐसा ही है। वो लोग सुबह नहीं नहाते, वो लोग रात को नहाते हैं। उनको लगता है सुबह अगर हम उठ करके ब्रश वगैरह करेंगे, नहाएंगे धोएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए वो सारे आवश्यक कार्य रात को करके सोते हैं। तो इससे मुझे कुछ एक विद्यार्थियों की याद आती है जो मतलब मेरे साथ जिनको मैं पढ़ाता था। वो बताते थे, बोले सर कभी कभार है ना सुबह उठने में बहुत लेट हो जाते हैं। तो मैं कह फिर स्कूल की बस वगैरह निकल जाती है। बोले सर बस नहीं निकलती हमारी। कैसे नहीं निकलती? क्या करते हो तुम लोग? बोले सर देखिए, स्कूल की ट्राउजर्स, स्कूल की शर्ट और मोजे ये हम रात को पहन के सोते हैं।
तो सुबह उठते के साथ ही बस केवल टाई लगाना और जूते पहनने और बैग उठाना है। 3 काम है, टाई पहनी, मोजे पहने, जूते पहने, मोजे तो पहने हुए रहते हैं, जूते पहने, बैग उठाया, मुंह धोया, फटाफट फटाफट बालों को यूं किया और चलो क्लास लेने, चलो स्कूल। तो वही चीज वेस्टर्नाइजेशन है, पश्चिमीकृत है, यानी कि पश्चिमीकरण हो गया है जो जापान का देश है उसका भी। ठीक है, तो लोगों ने जो जापान के या पश्चिमी देश जो है उनके तौर तरीकों को अपना लिया है। एंड ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। और चाइना की क्या बात करें, चाइना के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चाइना के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। चाइना की क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चाइना बाहर कुछ आने ही नहीं देता। चाइना के अंदर ही अंदर चलते रहते हैं सारे क्रियाकलाप, तो बाहर का तो पता ही नहीं चलता। बट इंडिया, लेकिन अगर इंडिया की बात अगर करें तो इज स्टिल, अभी भी स्थिर है, समहाउ, किसी तरह से, एंड अदर या दूसरे तरीके से, साउंड एट द फाउंडेशन, यानी कि अपनी नींव में बिल्कुल पूरी तरीके से दृढ़ या मजबूत बना हुआ है। अभी तक किसी भी दूसरे देश की सभ्यता का उस पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि गांधी जी जिस समय ये लिख रहे हैं उस समय में बहुत कम वेस्टर्नाइजेशन हुआ था। अब तो खैर हम खुद ही वेस्टर्नाइजेशन करना चाह रहे हैं, अब तो हम खुद ही वेस्टर्न थॉट प्रोसेस के आगे भाग रहे हैं। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न, तो जो लोग हैं यूरोप के, लर्न, वो सीखते हैं देयर लेसन्स, अपने पाठों को, फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस एंड रोम, यानी कि यूरोप के लोगों ने ज्यादातर चीजें जो सीखी है वो उन लेखों से सीखी। राइटिंग्स का मतलब क्या है, लेख, उन लेखों से सीखी है जो लेख ग्रीस या फिर रोम साम्राज्य के लोगों ने लिखा है, विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर। और ग्रीस और रोम के लोगों ने जो चीजें लिखी है उसको अगर फॉलो कर रहे हैं तो भैया ग्रीस और रोम की सभ्यता तो अब बची नहीं, शेष ही नहीं रही। इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो कि अपने पहले, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, और यहां पर पूर्व किस सेंस में आया, समय के सेंस में। तो पहले के समय में जो शान थी, ग्रीस की जो शान थी, रोम की जो शान थी, अब तो वो शान बची नहीं, अब तो वो शान खत्म हो गई, अब शान बची कहां भाई। आपकी सभ्यता को फॉलो करने वाले ना के बराबर लोग बचे हैं। अब सारे के सारे लोग नई सभ्यता को, नई संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, और खास करके कौन सी सभ्यता या संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, जो ग्रीस और रोम के द्वारा लिखी गई। अच्छा, ग्रीस और रोम की खुद की सभ्यता का क्या हुआ, तो वो तो लुप्त प्राय है, लगभग लगभग समाप्त हो चुकी है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने का प्रयास करने में, यानी कि ट्राइंग का मतलब होता है कोशिश करना या प्रयास करना, टू लर्न, उनसे सीखने के लिए, देम, उनसे। द यूरोपियंस इमेजिन, तो यूरोप के जो निवासी हैं वे कल्पना करते हैं दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि उनकी ये कल्पना है कि भैया वे गलतियां नहीं करेंगे जो गलतियां ग्रीस ने या रोम ने की है, ऐसी वो कल्पना करते हैं। सच इज देयर पिटिबल कंडीशन, और ऐसी ही उनकी दयनीय स्थिति बनी हुई है। यानी कि मैं कुछ ऐसे लोगों से सीख रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि मेरे घर के पास में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो जुआ खेल के बर्बाद हो गया। अब मैं जाकर के उसके पास बैठ रहा हूँ, उससे सीख रहा हूँ कि भैया बताओ जीवन कैसे जिया जाए। तो वो कहे, देख जब अपन पत्ते पीटते हैं ना तो 3 इक्के तो आने ही चाहिए, और अगर अपन पत्ते पीट रहे हैं तो अपन मान के चलो 3 इक्के आएंगे, अपने नहीं आएंगे तो किसके आएंगे। अब वो आपको ये सारी चीजें सिखा रहा है कि देख दुग्गी छोटी होती है, चौगी बड़ी होती है, देखिए ट्रेल बनती है, देखिए 3 कलर वाले बनते हैं, देखिए ऐसे बनता है, देखिए ऐसे बनता है। देख तू अगर 4 बार भी अगर 100-100 रुपये खेल रहा है, और मान ले कि तू 1 बार भी जीता, और मान ले कि तेरे को 1 का गुना 10 मिल रहा है, तो तेरा 1 बार में 100 रुपये का 1000 रुपये बनेगा। भले तेरा 300 का नुकसान हुआ, लेकिन देख 1 बार में 1000 बन गया ना। वो ऐसी सीखे देगा कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर गांधी जी यही कह रहे हैं कि यूरोपियंस ये सोच करके तो बैठे हैं, जैसे नया नया जुआरी ये सोच के बैठता है कि नहीं नहीं, मेरे से पहले वाले जुआरियों ने जो गलती करी है मैं नहीं करूंगा, मैं तो अलग हूं, मैं तो स्पेशल हूं। वो लोग हार गए, वो बेवकूफ थे इसलिए हार गए, मैं तो समझदार हूं, मैं तो जीतूंगा। सेम कंडीशन में जो अभी मार्केट ट्रेडिंग चलती है, शेयर मार्केट की जो ट्रेडिंग चलती है, उसमें भी नया नया शेयर मार्केट वाला आता है ना, वो यही सोच के आता है, नहीं नहीं बहुत सारे लोगों ने पैसा गवाया होगा, वो बेवकूफ थे, मैं समझदार हूं, मैं पैसा बना के निकलूंगा यहाँ से। पता पड़े उनसे ज्यादा पैसा गवा के आता है ये बंदा। तो यहाँ पे भी यही बात है कि यूरोपियन जो है इमेजिन करते हैं कि वो सारी गलतियों को अवॉइड कर देंगे, उन सारी मिस्टेक्स को अवॉइड कर देंगे जो ग्रीस और रोम ने की थी। और इसी वजह से गांधी जी कहते हैं कि कैसी उनकी मतलब दयनीय मानसिक दशा है ना, कैसी दशा है,
कंडीशन है। और ये कैसी दशा की बात हो रही है? ये मानसिक दशा की बात हो रही है कि उनकी मानसिक दशा कैसी है कि वो ये जानते हुए भी कि जो लोग अपने ही कल्चर को नहीं बचा पाए वो आप उन लोगों से सीख रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं हम अपने कल्चर को बचा लेंगे, तो नहीं बचा पाओगे। इसलिए आपको देख करके दया आती है, मतलब वेस्टर्न कल्चर वाले लोगों को देख करके गांधी जी पिटी करते हैं, दया करते हैं। सेकंड पैराग्राफ में क्या मिलता है? इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सभी चीजों के मध्य या इन सभी चीजों के बीच में, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब होता है अचल, अडिग, अपनी जगह पर, अपनी सभ्यता संस्कृति लेकर के अपनी जगह पर खड़ा है इंडिया, बिल्कुल अचल तरीके से। एंड दैट इज हर ग्लोरी। अब देखो यहां पर हर किसके लिए कहा गया है? तो यहां पर हर, ध्यान रखना बार बार देश के लिए हर आएगा, ठीक है, इंडिया के लिए, है ना, क्योंकि हम लोग इंडिया को क्या मानते हैं? भारत माता, ठीक है। तो भारत माता हम इंडिया को मानते हैं, इसलिए गांधी जी यहां पर बारंबार हर का इस्तेमाल करेंगे और हर का इस्तेमाल करके भारत माता के विषय में बताएंगे। हर ग्लोरी यानी उनका गौरव आज भी उसी तरीके से है जैसे पहले के समय में था। इट इज अ चेंज, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया। ये एक इल्जाम लगता है इंडिया पर या इंडिया के विरुद्ध। इंडिया के विरुद्ध हमेशा एक ये इल्जाम लगता रहता है। विरुद्ध गलत लिखा है मैंने, हिंदी में विरुद्ध ऐसे नहीं लिखते, है ना। चलो भाई, द और फिर ध, ठीक है। तो भारत के विरुद्ध हमेशा एक इल्जाम लगता रहता है दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि भाई यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही असभ्य हैं, इग्नोरेंट, बहुत ही मूर्ख हैं। अब देखो ये क्यों बना है? ये इस तरह का विचारधारा बनती क्यों है? कोई अंग्रेज आए और खास करके यूएस से ना आए, यूएस वाले तो खुद निकम्मे हैं, यूके से आए उठ करके, और यूके से आने के बाद वो यहां पर आकर के किसी गांव की, ग्रामीण क्षेत्र की होली देख ले, और वो देखे एक बार सुबह से शाम तक चौराहे पे बैठा रहे कि यहाँ के लोग होली कैसे खेलते हैं। तो वास्तविकता में जो होली अपन जिस तरीके से खेलते हैं ना, गांव में, छोटे कस्बों में, या वृंदावन में, या बनारस में, या मथुरा में, या हमारे यहाँ राजस्थान में बात करें तो नाथद्वारा में, जिस तरह से होली खेली जाती है, उसको देख करके उस अंग्रेज की आत्मा 100 बार बाहर निकल जाएगी, बोले मैं तो मर जाऊं इनके बीच में। एक आदमी नीचे गिर गया बेचारा, कोई उसके ऊपर 30 जने कूद पड़े धम, और हंस रहे सारे के सारे हैं। कहीं पर गाय के पानी पीने की टंकी लगी हुई है, किसी को उठाया पकड़ा उल्टा करके दम है। जमीन पे कीचड़ हो गया तो उसको बिठा दिया जमीन पे ही, जमीन से कीचड़ ले लेके उसको चपोड़ रहे हैं। आसपास कोई नाली है और दिख रहा है कि कोई बस ग्लास या ऐसा कुछ दिख जाए कि हाथ से ना निकालना पड़े कीचड़, तो ग्लास या जो भी कुछ पत्ता वत्ता कुछ भी मिल रहा है उससे नाली का निकाल करके चौप रहे हैं। तो अंग्रेज की आत्मा तो निकल ही जाएगी। तो वो आपको क्या कहेगा? भैया होली खेल रहे हो कि जिसके साथ खेल रहे हो उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो उनके हिसाब से वो क्या, असभ्य हैं। उनके हिसाब से भारतीय लोग क्या है, असभ्य हैं। तो असभ्य वो इसलिए मानते हैं, इग्नोरेंट मानते हैं कि ये हर चीज को नजरअंदाज करते हैं। नजरअंदाज इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जीवन में हम जो कर्तव्य कर रहे हैं उस कर्तव्य का महत्व है, उस कर्तव्य के अलावा किसी का महत्व नहीं है। किसी अंग्रेज ने आकर के आपको कहा कल कि भैया आप खाना कैसे खाते हो, तो आप कहते हो भैया हाथ से खाते हैं। हाथ से कैसे खाते हो? कि भाई मम्मी चावल डाल देती है, फिर थोड़ी सी दाल डाल देती है, फिर थोड़ा सा भरता डाल देती है, उसको आराम से बढ़िया यूँ लेते हैं, मिक्स करते हैं, मिक्स करके उसके ऐसे गोले बना करके भक खा लेते हैं। और क्या बोले, ये नहीं, ये तरीका ठीक नहीं, आपको छुरी और कांटे से खाना चाहिए। तो आपको लगता है कि यार मेरे जीवन में मैं इंग्लिश का होमवर्क टाइम पे पूरा करूं, पीसी भी पढ़ूं, यही छुरी कांटा सीखूं, तो अपने पता क्या होता है यार, इस बार मैं छुरी कांटे से खा रहा हूं, मैं हाथ से खा रहा हूं, मेरी मम्मी मुझे हाथ से खिला रही है, हमारे लिए इस बात का महत्व ही नहीं है। हमारे लिए महत्व है जीवन में किसका, जो हमारा कर्तव्य है, कि भाई जो मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य पढ़ाई करना है, मैं पढ़ाई ठीक से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, उस चीज़ का महत्व है। बाकी सारी चीज़ें इग्नोरेंट हो जाती है। अरे यार तूने शर्ट पहन रखी है यहाँ से फटी हुई, हाँ तो फटी रहने दे, क्या हो गया इसमें, कोई बड़ी बात है क्या? फट गई और फटेगी, पूरी फट जाएगी तब लाएंगे, नहीं अभी काहे में चाहिए। तो हम लोग इन चीज़ों को लेकर इग्नोरेंट है, उन चीज़ों को लेकर इग्नोरेंट है। ध्यान रखना, किन चीज़ों को लेकर हम नज़रअंदाज करते हैं, वे चीज़ें जो हमारे जीवन में महत्वहीन है। ऐसी कोई भी चीज जिसका हमारे जीवन में कोई महत्व है ही नहीं, उसको लेकर के हम क्या है, इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट का मतलब यहाँ पे मूर्ख नहीं है, इग्नोरेंट का मतलब है यहाँ पर हम नजरअंदाज करते हैं, ठीक है, नजरअंदाज करना, किसी चीज को टालना। एंड स्टॉलिट, और हम लोग सुस्त लोग हैं, हम लोग सुस्त लोग नहीं है, हम लोग लो एनर्जी के साथ अपनी लाइफ जीते हैं।
that it is not possible to induce them to adopt any change। और ये पूरी तरीके से असंभव है कि भारत के जो लोग हैं उन्हें प्रेरित किया जा सके कि वे किसी भी परिवर्तन को स्वीकार करें। कि भारत के लोगों के बारे में लोग बार क्या सोचते हैं, उनको किसी भी परिवर्तन को स्वीकार करवाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। परिवर्तन का बहुत खुल के स्वागत भारतीय लोग नहीं करते हैं, ऐसा विदेशी लोग सोचते हैं या भारतीय लोगों पर इल्जाम लगाते हैं। इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आर मेरिट। और ये एक ऐसा चार्ज है, यानी कि ये एक ऐसा दोष हमारे ऊपर लगाया जाता है, इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जाता है जो वास्तविकता में हमारे जितने भी मेरिट हैं, हमारे गुणों के विपरीत है। क्योंकि भैया हम ऐसे हैं ही नहीं कि कोई आकर के हमें थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करेगा, फुसलाएगा और हम बदल जाएंगे। हम बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं, जब हम रील्स देखते हैं ना, बड़े बड़ी गाड़ियां देखते हैं, मस्त सूट देखते हैं। लड़कों से बात करता हूँ एक सेकंड के लिए। लड़कों मुझे एक बात बताओ, आपने रील्स देखी होंगी, उन रील्स में आपने किसी ना किसी लड़के को गुलाबी कलर का सूट पहन के देखा होगा और आप उसको बड़ी प्रशंसा करोगे कि यार बढ़िया लग रहा है, यार गुलाबी सूट पहन रखा है इसने, लगे एक नंबर रहा है लौंडा, कोई दिक्कत नहीं। अब वही सूट में ला करके आपको दूं कि यार तू उस दिन बड़ी तारीफ कर रहा था कि एक नंबर लग रहा है, ले पहन। बोले ना ना पहनना वहनना नहीं है, उस पर अच्छा लग रहा था, बस बात खत्म। मुझे उसकी प्रशंसा करनी थी, उसे देख के मुझे अच्छा लगा तो बस अच्छा लगा, बस इतना ही है। अच्छा लगा तो करना भाई, खुद में भी परिवर्तन कर ले। भारत ने बताया, गांधी जी ने बताया ना भारतीय लोग कैसे होते हैं परिवर्तन को लेके। तो हम भाई अपरिवर्तनशील हैं। मैं खुद जैसे बहुत सारे कलर्स देखता हूँ, जब मैं फोटोज देखता हूँ, शर्ट्स देखता हूँ, टी शर्ट्स देखता हूँ, बहुत सारे कलर्स देखता हूँ कि यार ये कलर भी अच्छा लग रहा है, यार ये कलर कितना प्यारा लग रहा है, ये कलर एक नंबर है। खरीदने मुझे 3 कलर है, ब्लैक, ग्रे और ब्लू। जीवन में चौथा कलर खरीदा ही नहीं। ऊपर जो पहनना है उसके लिए चौथा कलर खरीदता ही नहीं, कोई और ही खरीद के देगा कि भाई ये इसके अलावा भी दुनिया में और कलर्स है, कुछ और ऐसा पहन ले। ठीक है, तो अच्छा लिया है, ला दे दे, पहन ले तो कोई बात नहीं, तू लाया तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे को तो खुद को नॉलेज नहीं है कि कैसे कपड़े किस पे अच्छे लगेंगे। तो यही चीज भारतीयों में है, ये भारतीयों की सच्चाई है, ये हमारे जीवन का सत्य है। ऐसा सत्य है जो हम जानते नहीं, हमें पता नहीं है कि हमारा जीवन ऐसे चल रहा है, लेकिन वास्तविकता में गांधी जी इस चीज को देखते हैं और बताते हैं कि यहाँ के लोग परिवर्तन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, ऐसा भारतीय लोगों पर इल्जाम लगाया जाता है। लेकिन अगर परिवर्तन कुछ अच्छाई के लिए है, परिवर्तन का आधार नैतिकता है, वस्तुवाद नहीं है, तो भारतीय लोग बहुत तुरंत बदल जाते हैं। बड़े आप चल रहे हो, चलते चलते, छोटे बच्चे हो आप 3, 3.5, 4 साल के, और आप चलते चलते किसी के पैर से पैर लग गया, तुरंत प्रभाव से आप बच्चे को लो, पैर पकड़, सॉरी बोल, माफी मांगो, प्रणाम करो, आपने पैर क्यों लगाया। किताब के पैर लग जाता है तो हम पैर छू लेते हैं, खाने की थाली के पैर लग जाए तो हम खाने को पैर छू लेते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो हमारे जीवन को चला रही है, हमारे जीवन का मूल आधार है, अगर उससे पैर लग जाता है तो हम उसको सम्मान की नजर से देखते हैं, उसको प्रणाम करते हैं कि नहीं यार इस चीज को पैर से नहीं छूना चाहिए। तो ये भी तो एक चेंज है जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, हमने तुरंत स्वीकार कर लिया इस चेंज को। वॉट वी हैव टेस्टेड, जो चीज हमने चखी है, एंड फाउंड ट्रू, यानी कि जिस चीज की हमने परीक्षा की है, जिस चीज को हमने चखा है, जिस चीज को हमने देखा है ना, और उसको सत्य पाया। क्या पाया? उस चीज को हमने सत्य पाया। ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पर, वी डेयर नॉट चेंज मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया। तो वी डेयर नॉट चेंज, यानी कि हम लोग कभी साहस भी नहीं करते कि हम परिवर्तन करें, कि जोर जबरदस्ती से अगर हमें कोई एडवाइस दे रहा है, इंडिया को अगर कोई एडवाइस दे रहा है, तो वह अपने अनुभव जन्य जो सत्य हैं उन्हीं को सत्य मानेंगे, उन्हीं के अनुसार जीवन जिएंगे। किसी की धकेली हुई या हमारे ऊपर डाली हुई एडवाइस को हम नहीं मानेंगे। एंड शी रिमेन्स स्टडी, और वह स्थिर रहती है। हाँ, भारतीय लोगों का तो है यार, मतलब मुझे भी लगता है टेन्योर है। आप देखो ना, टीनेजर्स की बात करो, उनको बोल लो बेटा पढ़ ले, नहीं पढ़ूंगा। बेटा स्कूल रोज जाया कर, उड़ी मारूंगा। बेटा टीचर का सम्मान किया कर, नहीं करूंगा। भाई होमवर्क पूरा कर लिया कर, नहीं करूंगा। हमारा तो जन्मजात स्वभाव विद्रोही है।
है। किसी छोटे बच्चे को कह दो बैठ जाए एक जगह, नहीं बैठेगा वो, आप अपना जोर लगा लो पूरा, लेकिन वो नहीं बैठेगा तो नहीं बैठेगा, क्योंकि उसके स्वभाव में ही विद्रोह है, वो विद्रोही स्वभाव का ही है। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर आप बाहर का कोई आदमी आकर के अगर हमें एडवाइस दे के, देखो भाई तुम लोग ऐसे धूल मिट्टी में रहते हो, तो उसको सुनेंगे बड़े हम ध्यान से। क्या तो सही रहा यार, धूल मिट्टी में रहते हैं, कहीं सो जाते हैं, कहीं उठ जाते हैं, फालतू। ठीक, सुन लेंगे एडवाइस उसकी, और जाकर के वापस वही तालाब के किनारे पर एक वो विश्राम स्थली जैसा एक वो खंडर सा कुछ बना हुआ होता है हर गांव में तालाब के पास में, वहां जाएंगे और वहां पर जाकर जमीन देखेंगे, जमीन पे ऐसे गमछा उतारा, झट 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 झाड़ा, थोड़ा सा गमछे को गोल किया, लगाया, गुड नाइट। पास में पेड़ लगे हुए हैं, मस्त हवा चल रही है, दोपहर में वहां जाके सो गए। ज्ञान सुन के आए, अभी गंदगी में नहीं रहना चाहिए, धूल मिट्टी से दूर रहना चाहिए, और वो ज्ञान सुन के आके बोले इस ज्ञान को पचाना भी तो है, तो कहाँ पचाएंगे, तो खेत के किनारे जाके या तालाब के किनारे जाके सोना पड़ेगा। तो मत झड़काई, वहीं जाके सो गए, बोले हो गया धूल मिट्टी से दूरी। दिस इज हर ब्यूटी, और यही भारत की क्या है, सुंदरता है, कि इंडिया जो है शी रिमेन्स स्टडी, इंडिया जैसा है वैसा ही रहता है। इट इज द शीट एंकर ऑफ आर होप, और ये एक तरीके से एंकर शीट है, यानी हमारा सुरक्षा कवच है, हमारी उम्मीदों का, हमारी आशाओं का। पैराग्राफ 3 में हमें क्या देखने को मिलता है, सिविलाइजेशन इज द नोड ऑफ कंडक्ट, ये एक तरीके का नोड नहीं होना चाहिए, मोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, ये एक तरीके का मोड ऑफ कंडक्ट है। मोड ऑफ कंडक्ट यानी कि सिविलाइजेशन ये है कि हम अपना जीवन रोजमर्रा के आधार पर हम अपना जीवन कैसे जीते हैं, विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो कि पॉइंट आउट करता है, दर्शाता है इंसानों को, आदमियों को, पुरुषों को, मर्दों को, औरतों को, सभी को, कि भाई उनका ड्यूटी का पाथ कैसा है। पाथ ऑफ ड्यूटी को हम बोलते हैं, हिंदी में एक शब्द आता है इसके लिए, आप लोगों ने शायद सुना होगा, एक तो मूवी आई थी अग्निपथ, और ये आपका है कर्तव्य पथ, ठीक है। तो अग्निपथ से याद रखना, पाथ ऑफ ड्यूटी यानी कि कर्तव्य पथ की बात हो रही है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी, मेन हमारे लिए क्या है कि हम अपने कार्य को परफॉर्म करते रहें, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी होता रहे, एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉरलिटी, और नैतिकता का पालन हम लोग करते रहें, यानी कि नैतिकता से जीवन जीते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। कि भैया आप देखोगे बहुत सारे घरों में, आप सुनोगे, आपको सुन करके अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, अजीब लगेगा, बेटे हो गए 34-34, 35-35 साल के, तनख्वाह हो गई उनकी 1-1 लाख रुपए, अभी भी 35 साल का जो लड़का है, 40 साल का जो आदमी है, उनकी जीवन में स्थिति कई लोगों की ये होती है कि वो उस उम्र में भी जाकर के जो उनकी तनख्वाह आती है सारे पिताजी को देते हैं, और पिताजी भी ऐसे शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं कि जब वो उसको 1 लाख रुपए पिताजी को देंगे ना, तो पिताजी निकाल करके उसमें से 500 रुपए देंगे, ले बेटा तू पेट्रोल वेट्रोल भरा लियो, दुख मत पाइयो, और पैसे मांगे 100-200 रुपए और लगे तो मेरे से ले लियो। 1 लाख देने के बाद 500 रुपए दे रहे हैं, और ऊपर से उधार, देखो कितने उधार हैं ये पिता हैं, कि वो कह रहे बेटा देख पैसे कम रहे तो मेरे को बता दियो, 100-200 रुपए और ले लियो, कोई तू परेशान मत होइयो, देख दुख मत पाइयो, मैं बैठा हूं अभी। 1 लाख रुपए ले लिए, 700 रुपए देने को तैयार हो रहे हो, और कह रहे हो मैं दुख ना पाऊं, तो फिर कौन दुख पाएगा? मैं ही पाऊंगा ना दुख। तो यही चीज है यहाँ पर कि भाई हमारे लिए क्या है, डेली ऑफिस जाकर कार्य करना, और मॉरलिटी नैतिकता से जीवन जीना, क्योंकि हमारे घर के राजा हमारे पिता हैं, जैसा पिता जीवन जियाते हैं वैसा जीवन हम लोग जीते हैं, खुश होकर जीते हैं, मुस्कुरा कर जीते हैं, और मन में कोई कष्ट कोई क्लेश नहीं है। वेस्टर्न कल्चर की बात करो, 18 साल के होते ही बच्चे को कहते हैं बेटा अपना पालन पोषण देख लो, पार्ट टाइम में नौकरी देख लो, मेरे घर में रहना है, 2 में से एक चॉइस, या तो घर का काम कर, झाड़ू पोछा बर्तन खटका, तब मैं तुझे यहाँ रहने दूंगा और 2 वक्त की रोटी डालूंगा, और नहीं तो कोई बात नहीं, तुझे घर का काम नहीं करना, मत कर, बाहर से पैसा कमा के ला, और मुझे कम से कम $100, $50, $70, $200 इतना मुझे महीने का पे कर दे, जिसमें तेरा महीने का यहाँ रहने का रेंट हो गया, तेरा लॉन्ड्री का काम हो गया जिसमें तेरे कपड़े धुल जाएंगे, और तुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। या तो पैसा दे दे और यहाँ रह ले, और या फिर घर का काम कर और रह, वरना तीसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन, निकल निकल, अपनी व्यवस्था खुद कर ले, हमारी कोई लेने देने से हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई तेरे पे। चलिए अभी 8 मिनट है, 8 मिनट बाद क्लास खत्म करेंगे हम लोग। तो मॉरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स, कन्वर्टिबल टर्म्स का मतलब होता है कि परिवर्तनीय टर्म्स है, यानी कि ऐसे नियम हैं जो परिवर्तनशील हैं, परिवर्तनीय नियम है ये, ठीक है। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी,
अपने नैतिकता का पालन करना इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स। इसका मतलब ये है कि हम अपने माइंड्स, अपनी बुद्धि पर एंड आर पैशंस, और हमारा जो भी जोश या जुनून है उस पर हम लोगों ने क्या किया है, अटेन किया है, प्राप्त कर लिया है, क्या, मास्टरी, स्वामित्व। यानी कि मैं अपने दिमाग का और अपने जुनून और जोश का पूरी तरीके से मास्टर हूं। आई एम वेरी सेल्फ कंट्रोल्ड एंड सेल्फ कंटेन्ड मैन, कि मेरा बुद्धि, मेरा मन, मेरी जुबान सब मेरे कंट्रोल में है, मैं इनके अकॉर्डिंग नहीं चलता हूं, ये मेरे अकॉर्डिंग चलते हैं। सो डूइंग व्हाट वी नो आवरसेल्व्स, ऐसा करते हुए हम अपने आप को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। तो गुजराती भाषा के अंदर अगर हम देखें सिविलाइजेशन शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब होता है गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट का मतलब अच्छा कार्य, अच्छे कार्य को ही सभ्यता कहा जाता है। अपन भी हिंदी में बोलते हैं ना यार, सभ्यता से व्यवहार कर, या सभ्य व्यवहार क्यों कर रहा है। सभ्यता का मतलब क्या होता है, अपन बोलते हैं ना यार ये लड़का बहुत सभ्य है, यानी गुड कंडक्ट करने वाला है, अच्छे तरीके से व्यवहार करने वाला है, अच्छे कार्य करने वाला है। ठीक है, पैराग्राफ 4 में क्या आता है, इट इज द डेफिनेशन बी करेक्ट इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट। अगर ये डेफिनेशन यानी कि अगर ये परिभाषा सही है, ठीक है, अगर ये परिभाषा सही है, करेक्ट, देन इंडिया, तब इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने दर्शाया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, कि भारत को या भारत के लोगों को किसी अन्य से, किसी अन्य का मतलब है किसी अन्य देश, सभ्यता या देश के लोगों से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज एज इट शुड बी, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इसे होना चाहिए। वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, कल हमने इसके बारे में बहुत बात की थी। हमारा माइंड जो है वो क्या है, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग जो क्या है, वो एक बेचैन चिड़िया की तरह है। बेचैन चिड़िया की तरह क्यों कहा गया है दिमाग को, कल भी हम लोगों ने इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। बेचैन चिड़िया किसी एक चीज पर टिकता नहीं है, किसी एक चीज पर टिक नहीं सकता। अगर आपको लगता है ना कि अपने जीवन में निर्णय लेना बहुत आसान होता है, तो मुझे बताइए आपने अपने जीवन में कभी भी स्थिर होकर के कोई निर्णय लिया है क्या? आपके लिए निर्णय लेते हैं दूसरे लोग, या तो आपके माता पिता लेंगे, आपके यार दोस्त लेंगे, आपके टीचर्स लेंगे, कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति ही होगा जो आपका निर्णय लेगा। आप लोगों में से जो पीसीएम या पीसीबी में आए होंगे वो आधे तो इसलिए आ गए कि आपका दोस्त पीसीएम ले रहा था, उसको पता था कि मुझे तो पीसीएम ही लेना है, तो आप अपने दोस्त के पास गए और भाई अगले साल के लिए क्या सोचा है, 11th के लिए क्या सोचा है? बोला यार मैं तो पीसीएम लेने की सोच रहा हूँ, तू बता तेरा क्या मूड है? बोला मेरा कोई मूड नहीं, जो तू लेगा मैं ले लूंगा। सिंपल सी बात है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका दोस्त 3 दिन बाद कहते कि नहीं यार मैं तो पीसीएम में नहीं ले रहा, मैं तो आर्ट्स में जाऊंगा, बोला हाँ ठीक है तो साथ में चलते हैं ना, क्या टेंशन है, तू आर्ट्स में जा रहा है मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा, मैं भी आर्ट्स में चलता हूँ। तो 4 दिन बाद फिर उसका मूड बदल जाए, यार मैं कॉमर्स ज़्यादा ठीक लग रही है, आईपी। हाँ तो चल क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ नहीं यहाँ नहीं तो यहाँ सही, कहीं तो चलना ही है, चल लेंगे, जहाँ तू बोलेगा चल लेंगे, टेंशन नहीं है ना। लड़कों का यही तो होता है, लड़कों के डिसीजन लेने के तरीके यही है, तू बता क्या करना है, ये करना है, वाह ठीक है कर ले, जो होगा देखा जाएगा। और जब होता है ना बेटा तब देखा नहीं जाता है, तब ऐसे लगता है उसको देखते हुए कि मैं अंधा क्यों नहीं हो गया, मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई है। तो इसलिए हमें अपना निर्णय स्वयं से लेना चाहिए और अपना निर्णय लेते हुए हमें अपना जीवन जीना चाहिए। तो हमारी जो ये हमारा जो माइंड है, जो कि एक बेचैन चिड़िया की तरह होता है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ज्यादा इसे मिलेगा, मेटेरियलिस्टिक वर्ड की बात हो रही है, जितना ज्यादा इसे मिलेगा उतना ज्यादा की चाह ये बढ़ेगी। कल बताया था ना 99 का, फिर स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, तब भी हमेशा असंतुष्ट बना रहेगा। द मोर वी इंडल्ज, इंडल्ज का मतलब होता है किसी चीज में सम्मिलित होना, इन आर पैशंस, पैशंस मतलब जो काम करने की मेरी इच्छा हो रही है, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं बस सोता रहूं, कोई काम ना करूं, मेरी इच्छा हो रही है मैं घर में बैठा रहूं और मेरे घर वाले आकर के ऐसे नोट की गड्डियां मेरे पे उड़ाएं कि ले बेटा ऐश कर, कुछ मत कर। तो इच्छाएं तो कुछ भी हो सकती है, इंसान का पैशन तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पैशंस हैं, तो वो कहते हैं कि जितना ज्यादा हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागेंगे, द मोर अनबिल्डर्ड, उतने ही ज्यादा बेलगाम हम लोग बन जाएंगे। यानी कि जितनी ज्यादा इच्छाओं के पीछे भागोगे उतने ही बेलगाम बनोगे, यानी कि उतना ही सेल्फ कंट्रोल खो दोगे, आत्म नियंत्रण को खो दोगे। आपका जीवन आपके हाथ से कब निकल जाएगा और किसी ऐसी दिशा में चल जाएगा जहां आप जाना ही नहीं चाहते थे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आप तो क्या कर रहे थे, अपनी इच्छाओं का पीछा कर रहे थे। आर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, देयरफॉर इसीलिए सेट अ लिमिट टू आर इंडल्जेंस
इंडल्जेंसेस, यानी कि हमारे आनंद, हमारे भोग जो हैं, हमारे मजे करने की जो चीजें हैं, उन पे उन्होंने एक लिमिट सेट कर रखी थी। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। उन्होंने ये देखा कि हैप्पीनेस या खुशी जो है मुख्य तौर पर एक मानसिक स्थिति है, एक मेंटल कंडीशन है, जहां पर हम खुश होने के लिए दूसरी वस्तुओं पर, दूसरी चीजों पर निर्भर रहते हैं। वहीं पर हमें यह पता चलता है कि भैया हम जिन चीजों में खुशी ढूंढ रहे हैं उन चीजों में वास्तविक खुशी है ही नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वज जानते हैं कि असली खुशी कहाँ है, इसलिए वो हमें पहले से ही कंट्रोल करते हैं। एक बच्चा अगर जिसका स्कूल 12:30 बजे खुला छूटा है, घर आने का टाइम 15 मिनट का, 12:45 का 1:50 तक घर वाले वेट करते हैं। 1:50 से लेट आते ही तो कान के नीचे बज जाती है, कहाँ था अब तक, स्कूल छूटे हुए 20 मिनट हो गए, घर आने में 15 मिनट लगते हैं, कहाँ था आप? 5 मिनट ही लेट हुए हो घर आने में, उतने में तो चाटा पड़ जाएगा। कहाँ था, लेट क्यों आया है, कहाँ था बता। पूछते ऐसे है कहाँ था जैसे कि 5 मिनट में कोई मूवी देख के आ गया हूं मैं शहर जा करके, हैं बिहार से पटना वटना जा करके मूवी देख करके बस में बैठ के वापस आ गया हूं मैं, जैसे कि 5 मिनट में। लेकिन वो पूछे था कहाँ, क्या कर रहा था, दोस्तों के साथ था, क्या कर रहा था, बातें कर रहा था, क्या बातें कर रहा था। अब क्या बताएं क्या बातें कर रहे थे, दोस्तों के बीच में 100 बातें होती है, लेकिन वो पूरी तरीके से आपको कंट्रोल करेंगे ताकि आप बेलगाम ना हो जाएं। आपको पता रहे कि आपके जीवन में कर्तव्य पथ कौन सा है, और नैतिकता और कर्तव्य पथ, इन दो चीजों पर ही आप आधार बना करके अपने जीवन को जिए, ना परेशान हो ना परेशान करें। ठीक है, तो गाइज आपको आज फिर से वही काम करना है, लेकिन थोड़ा सा कम कर रहा हूं। 15 वर्ड मीनिंग्स, 15 वर्ड मीनिंग्स ही लिखने हैं आज। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके वर्ड मीनिंग मैंने लिख दिए, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको मैंने इंपॉर्टेंट बताया, उनके वर्ड मीनिंग नहीं लिखे। जैसे कि पैशंस, इसका मैंने हिंदी में बताया था, लिखा नहीं। ठीक है, रेस्टलेस का तो आपको यहां मिल जाएगा, मेंटल कंडीशन का आप देख सकते हैं, इंटेलिजेंस इसका यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जिनके मैंने लिखे हैं या जिनके ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं, उन शब्दों को छोड़ करके 15 वर्ड्स के वर्ड मीनिंग केवल लिखने हैं। यानी कि 5 पैराग्राफ हमने पढ़े हैं, तो एक पैराग्राफ में से आप अगर कोई 3 शब्द भी लेते हैं तो आपका 15 वर्ड मीनिंग का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर खत्म होते ही 2 मिनट बाद ही अगर आप वापस देखेंगे, कमेंट बॉक्स खुल जाएगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इधर उधर ना लिखेंगे। और आज जिन जिन विद्यार्थियों ने लिखा है, ऑलरेडी जो लिख करके रखे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से अत्यंत साधुवाद, अत्यंत धन्यवाद। और आगे भी इसी प्रकार से आप अपने होमवर्क को टाइम टू टाइम करते रहेंगे, ताकि साल के अंत में जाकर हम किसी से ही नहीं कहेंगे सर मुझे एंटोनिम सिनोनिम नहीं आते, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आता, मिस स्पेल्ड वर्ड नहीं आता, वर्ड्स रॉन्गली यूज नहीं आता, कैसे करूं। एग्जाम के 5 दिन पहले होता भी नहीं है बेटा। अभी से धीरे 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 अपनी वोकेबलरी को बिल्ड करेंगे तो साल खत्म होते होते वोकेबलरी बेहतर होगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यार्थी अपने होमवर्क को जरूर से कंप्लीट करेंगे कल दोपहर 3:30 बजे से पहले। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो, टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।